नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज आप देखेंगे द इनसाइड स्टोरी की खास पेशकश भुट्टो। जी हां, आज पाकिस्तान के उस सियासी खानदान की बात होगी जिसे कभी भी भारत की तरक्की, उसका रसूख, उसका रुतबा बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जरा इत्तेफाक देखिए, आज उसी सियासी खानदान का वारिस, उसी ताकत का गवाह भारत आकर बन रहा है। देखिए हमारी यह खास पेशकश। पाकिस्तान का वो सियासी खानदान जिसकी जुड़ी है भारत से एक पुरानी पहचान, वो सियासी खानदान जिसकी रगों में है एक हिंदू महिला का खून, जिसके एक वारिस के हिंदू मंदिर में जाने और जल चढ़ाने से पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। जिसके वारिस दुनिया के हर मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने जुल्म का इंतहा कर दिया है। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो खानदान जो कभी भारत से हजारों साल तक जंग लड़ने की बातें करता था। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे। आज दिखाने जा रहे हैं भुट्टो खानदान की भारत से बनते बिगड़ते रिश्तों की दास्तान। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में भुट्टो खानदान की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और अपने खानदान की रवायत के मुताबिक अक्सर भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, विश्वमन करते रहते हैं। इन दिनों खुद को न सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति में स्थापित करने में जुटे हुए हैं, बल्कि वहां की राजनीति में सिरमौर बनना चाहते हैं। लेकिन जिस भारत के खिलाफ अक्सर वो बोला करते हैं, आज पाकिस्तान की तरक्की की राह तलाशने के लिए उन्हें भारत की इसी सरजमीं पर आना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। जुल्फिकार अली की बेटी बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर में पंडितों के कत्लेआम की आग को सबसे ज्यादा हवा दी थी। बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। जुल्फिकार के नाती और बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो की रगों में भी वही नफरत वाला खून दौड़ता है। खून चाहिए, खून देंगे हम। सर चाहिए, सर देंगे हम। जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान का भुट्टो खानदान, जिसकी नस्लों ने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, जिसकी सियासत भारत से नफरत के दम पर परवान चढ़ती रही, भारत से भयंकर नफरती नजरिए वाला वही भुट्टो खानदान एक बार फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने नतमस्तक हुआ है। यकीन नहीं आता तो ये सुनिए। गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। पाकिस्तान की आवाम से लेकर सियासतदान और हुक्मरानों को डींगे हाँकने का हुनर विरासत में मिला है। हकीकत यह है कि यही पाकिस्तान महीने भर पहले तक भारत में SCO की मीटिंग का विरोध कर रहा था, लेकिन जिन्ना के मुल्क की हेकड़ी हवा हुई। इसलिए आज जुल्फिकार की नस्लों का पूरा वही खाता खंगाली, वो भी सवालों के साथ। बिलावल भुट्टो भारत भले ही आ गए हों, लेकिन वापस वो क्या लेकर लौटेंगे? जुल्फिकार से लेकर बेनजीर और बिलावल तक कैसे भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं। पाकिस्तान का भुट्टो खानदान हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों करता है?
यूं तो जिन्ना का मुल्क भारत से नफरत से ही वजूद में आया, जिसमें जिन्ना के बाद सिंध के गढ़ी बख्श के भुट्टो परिवार की बराबर की हिस्सेदारी रही। इसमें जुल्फिकार से लेकर बेनजीर और बिलावल तक शामिल है। बिलावल के जहरीले जहन को जानना चाहते हैं तो 4 महीने पहले क्या कहा था, सुन लीजिए। 15 दिसंबर 2022, न्यूयॉर्क, अमेरिका। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. 15 दिसंबर को बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की मीडिया से बात करते हुए ये बात कही थी, जिसने एक बार फिर भारत के खिलाफ भुट्टो खानदान के नफरती जहर को सामने ला दिया। सबसे बड़ी पंचायत यूएनएससी में पाकिस्तान की जबरदस्त फजीहत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को यूएनएससी के मंच पर धो डाला। Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. जमाने के सामने जिन्ना के मुल्क की धज्जियां उड़ी तो पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल बिलबिला उठे। हाफिज और मसूद वाली जुबां बोलने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही बेनजीर के बेटे को आईना दिखाने में देर नहीं की। लेकिन ये खुद सोचे कि ये खुद क्या है, ये खुद सिंध के नहीं है। इन्होंने सिंध में किसको छोड़ा है, पाकिस्तान में किसको छोड़ा? ये खुद अपने दुश्मन है, इनका कोई दुश्मन नहीं है, खुद अपने दुश्मन है सर। हम अपने तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। ये क्यों? पहली बात तो ये है कि हम उनके साथ बुरे ताल्लुकात क्यों रखें? हम तो खुद डूब रहे हैं। यही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हकीकत है। मौजूदा वक्त में जिन्ना के मुल्क के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, इसलिए अमन और दोस्ती की बातें हो रही हैं। बहाना भले ही एससीओ की समिट का हो, लेकिन हकीकत में ये जिन्ना के मुल्क के जहनी दिवालियेपन की वो दास्तान है जिसे पाकिस्तानियों से ही सुनना हो। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें। एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। बात करने से मसले हल होते हैं। टेबल पे बैठ के एक दूसरे की पहले उसकी सुने फिर अपनी सुनाएं। ये वो बहुत बड़ा मुल्क है हमारे पाकिस्तान। अगर आप 15 बार कर दें तो एक इंडिया मुश्किल से मतलब वो बनेगा। गैरत के बगैर क्या जिंदगी, क्या गैरत के बगैर? इकबाल का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तक को दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। बिलावल के दौरे को लेकर पाकिस्तानियों को उम्मीदों के पंख लग गए हैं, क्योंकि 12 साल के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री का दौरा हो रहा है। 2011 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी भारत आई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ आए थे। वैसे भुट्टो खानदान की बात की जाए तो जुल्फिकार से जरदारी तक हिंदुस्तान आ चुके हैं। 10 साल पहले 2013 में बिलावल भुट्टो अपने पिता आसिफ अली जरदारी के साथ भारत आए थे। तब अजमेर शरीफ का दौरा भी किया था। ये भी कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक तकरीर सुनिए। 25 अगस्त 2019, मुजफ्फराबाद पीओके। कश्मीर की 370 वाली सर्जरी हुए 3 हफ्ते हुए थे। बिलावल भुट्टो ने कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रैली की थी। आप हुक्म करे कि कल अमन हो तो हम अमन करवाएंगे। आप हुक्म करे कि कल जंग करो, हम सब तैयार हैं, जंग करने के लिए भी तैयार हैं। इन तकरीरों से साफ है कि बेनजीर के बेटे के भोले चेहरे के पीछे जिन्ना के मुल्क का नफरती जहर छिपा है। कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की तरह भुट्टो खानदान भी बिना मुंह धोए कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता था। शहनवाज भुट्टो का बेटा था जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसने जिंदगी भर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, जिसने भारत के साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करने की कसम खाई। यही बात भुट्टो का नाती करता है। हमने कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखा है कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। हमने तो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखा है कि जहां हमारा कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। कश्मीर के नाम पर बिलावल भी वक्त बेवक्त बिलबिलाते रहे।
इमरान नियाजी की विदाई के बाद शहबाज की हुकूमत में विदेश मंत्री का ओहदा मिला, लेकिन सवाल ये है, बिलावल के दौरे से क्या दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो सकती है? बिलावल भुट्टो का भारत दौरा क्या पाकिस्तान के पटरी पर आने का इशारा है? पाकिस्तान जैसे बेशर्म और बेगैरत मुल्क पटरी पर आ ही नहीं सकता। ऐसे में सवाल लाजमी है कि बिलावल को हिंदुस्तान भेजना पाकिस्तान के लिए जरूरी था या मजबूरी? जवाब ऐसे समझिए। पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है। पाकिस्तान के पास कर्ज की किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। दुनिया के हर एजेंसी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई ने 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही एससीओ की बैठक में रूस और जिन्ना के मुल्क का माई बाप चीन भी शामिल है। लिहाजा पड़ोस के आतंकी मुल्क के पास बिलावल को गोवा भेजने के सिवाय कोई विकल्प था ही नहीं। लेकिन शरीफ हुकूमत को इससे भी लानत मलानत पड़ रही है। हिंदुस्तान को खुश करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान से अमेरिका खुश हो जाएगा, इसलिए ये अपनी जाती मुफादात के लिए ये कर रहे हैं। इमरान खान नियाजी को कश्मीर वाली पुरानी बीमारी है जिसका इलाज होना मुश्किल है, लेकिन बिलावल के भारत दौरे से पाकिस्तान की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। ये आप देखें, भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। क्यों तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही? हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आप देख लें, हमारे यहाँ एजुकेशन आप देख लें, हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे जो साबिक वजीर आजम साहब हैं वो इलाज करवा सके। इलाज के लिए इनको बरतानिया जाके बैठना पड़ता है। हिंदुस्तान की शान में कसीदे पढ़ने वाली ये वही फिजा खान है जिसने जब भी जुबान खोली भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन पाकिस्तानियों की थाली खाली क्या हुई, अमन का रेडियो बजने लगा है। हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए और कई मामला थे। तो यही हम जंग अगर करते ना करते तो आज हालात और होते। हमको अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पीस की, मोहब्बत की, पॉजिटिव बात करते हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम बात कर देंगे जंग की, नफरतों की, को डेफिनेटली उन्हें तो गुस्सा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, पर अभी हालात ये हो गए हैं भाईजान, ये कि जो दुनिया है ना पूरी, वो ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। उम्मीद तो रखनी चाहिए अल्लाह के घर में कि इंशाल्लाह हम तो कोशिश करते रहेंगे। ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बेहतरी है। पाकिस्तान की गैरत तो कब की नीलाम हो चुकी है। जमाने के लिए जिन्ना का मुल्क अब सड़क पर पड़े उस पत्थर की तरह है जिसे हर गुजरने वाला ठोकर मार कर आगे बढ़ता है। इसलिए शरीफ हुकूमत को बिलावल को हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होने भेजना ही पड़ा। लेकिन अपने आतंक के पाप पर पैबंद कैसे डालेगा? जाहिर है बिलावल जब गोवा में होंगे तो बात पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों तक जरूर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने लंदन से पढ़ाई की है। उनकी मां बेनजीर भुट्टो ने भी लंदन से ही पढ़ाई की थी। दरअसल बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद बिलावल भुट्टो राजनीति में आए और बेनजीर भुट्टो अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद राजनीति में आई थी। उनसे बहुत बदलाव की उम्मीद थी पाकिस्तान की जनता को, लेकिन अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में बेनजीर भुट्टो ने आतंकवाद को ही नेशनल पॉलिसी बना दी और इसी आतंकवाद ने एक दिन उनकी जान। 13 मार्च 1990 मुजफ्फराबाद, पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान में चुनाव की आहट थी। वहां की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो दोबारा सत्ता के रेस में थी। सत्ता में वापसी के लिए बेनजीर ने अपने कामकाज को मुद्दा नहीं बनाया था। बेनजीर ने मुद्दा बनाया था कश्मीर को। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। वो वारिस हैं तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस हैं। मरना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो से राजनीति के साथ भारत के खिलाफ नफरत भी विरासत में बेनजीर को मिली थी। इसी नफरत को बेनजीर ने राजनीति में अपनी ताकत बनाया
और पाकिस्तान की जाहिल जमात को नफरत की यही अफीम चटाकर बेनजीर सत्ता में वापसी का ख्वाब सजा रही थी। दुनिया के लिए बेनजीर भुट्टो किसी इस्लामिक देश की पहली महिला पीएम थी। पाकिस्तान के लिए बेनजीर भुट्टो खानदान की सियासी वारिस थी। पाकिस्तान की आवाम और दुनिया बेनजीर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उम्मीद बड़े बदलाव की थी। उम्मीद थी कि जैसे पाकिस्तान की फौजी हुकूमत से लड़कर बेनजीर सियासत के आला मुकाम तक पहुंची हैं, वैसे ही वो पाकिस्तान की गरीबी, जहालत के खिलाफ भी जंग करेगी। अफसोस, इन सारी उम्मीदों को बेनजीर ने आतंक की आग में जलाकर खाक कर दिया था। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। बेनजीर की नजर पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी पर नहीं थी, उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ पीएम की कुर्सी पर थी। और उसके लिए एक ही जुमला उन्हें याद था, वो जुमला था कश्मीर। अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक चाहते। एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। जुल्फिकार अली भुट्टो की विरासत थी और उसकी बदौलत महज 35 साल की उम्र में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बन गई। वो तानाशाही, जो फौजी तानाशाह थे, उनके खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गई और बेनजीर भुट्टो को पीएम चुन करके पाकिस्तान की आवाम ने एक बड़े बदलाव का संकेत भी दे दिया। लेकिन बेनजीर ने इस बदलाव की पहल को अपने राजनीतिक फायदे के लिए कश्मीर की तरफ मोड़ दिया था। खुद को पीएम बनाए रखने के लिए बेनजीर ने कश्मीर मुद्दे को हर मंच से उठाना शुरू कर दिया था। वो बेनजीर ही थीं जिन्होंने 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे घोषित किया था। पाकिस्तानी संसद में प्रस्ताव पास कर जम्मू कश्मीर में भारत के विलय को नकार दिया था। बेनजीर के राज में ही कश्मीर में आतंकियों की मदद की पॉलिसी पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी बन गई। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। 3 जंगें हुई हैं। पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। बेहद हैरानी की बात यह है कि भारत के खिलाफ जहर बोने का काम भुट्टो खानदान के उस वारिस ने किया जिसके अपने पिता फौजी आतंक का शिकार हुए थे। बेनजीर अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की लाडली थी। जुल्फिकार ने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की तंग सोच से परे जाकर बेनजीर को पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भेजा था। अपने 2 बेटों के साथ ही अपनी बेटी में भी जुल्फिकार अपने सियासी वारिस का अक्स देखते थे। लेकिन 1971 में जुल्फिकार अपने साथ बेनजीर को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में ले गए थे। 1972 में शिमला समझौते के समय भी जुल्फिकार बेनजीर को भारत लाए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो से यही नजदीकी बेनजीर की कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष है। बेनजीर ही भुट्टो परिवार की वो इकलौती मेंबर थी जो आखिरी बार जेल में बंद जुल्फिकार अली भुट्टो से मिली थी। From inside, but I had to be brave and strong for him. So for his sake, I kept my emotions inside me. And then when I wanted to hug him goodbye, they didn't even open the prison cell that I should be able to hug him goodbye. The military commander did not even open the cell door that his family should be able to hug him goodbye. इस मुलाकात ने ही बेनजीर को राजनीति की राह पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था। वैसे बेनजीर फॉरेन सर्विस में जाना चाहती थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद वो अपने परिवार की अकेली सदस्य बच गईं, जो पाकिस्तान में रह गई थी। बेनजीर के भाई शहनवाज भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो लंदन में थे। दोनों ने लंदन से ही तब के फौजी तानाशाह जनरल जियाउल हक के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। वहीं बेनजीर ने पाकिस्तान में रहकर अवाम को साथ लेकर सैन्य शासन के खिलाफ ऐलान किया। भुट्टो सरनेम के सहारे बेनजीर ने आखिर जरदारी हाउस से पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। पाकिस्तान के पिछड़े और कट्टरपंथी समाज को देखते हुए ये बड़ा बदलाव था। लेकिन इस बदलाव को आगे बढ़ाने की बजाय बेनजीर ने यहीं से यू टर्न लिया और फिर कश्मीर और भारत विरोधी उसी रास्ते पर आ गईं, जिस रास्ते को पाकिस्तान की राजनीति में कामयाबी का शॉर्टकट माना जाता है। The heavy concentration of Indian forces in Kashmir, their violations of the line of control,
The massive Indian military buildup poses a direct threat to peace and security in our region. India's pursuit of a nuclear and ballistic weapons program is of serious concern. बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं, 1988 से 90 और 1993 से 96। उन्होंने हर बार कश्मीर का मुद्दा उठा करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने जंगी तैयारियां और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इन 2 पहलुओं को अपने साथ में रख करके अपनी कुर्सी बचाने की लगातार कवायद की। मैं हुकूमत में रहूं ना रहूं और आप बेनजीर के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के खिलाफ 1000 साल जंग लड़ने का ऐलान किया था। जुल्फिकार के वारिस बेनजीर ने जैसे अपने पिता की इस सनक को अपना सियासी मकसद बना लिया था। कश्मीर में आतंकवाद का जहर घोलने के साथ ही बेनजीर भारत में गुपचुप तरीके से जंगी तैयारी भी कर रही थी। इसके लिए बेनजीर ने नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बतौर पीएम बेनजीर भुट्टो ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक दी। बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को लंबी दूरी की मिसाइल बेची। नॉर्थ कोरिया से यह समझौता करते वक्त बेनजीर के दिमाग में भारत से बदला लेने वाली बात है। पाकिस्तान के कुख्यात परमाणु वैज्ञानिक AQ खान ने भी कई इंटरव्यू में यह बात कही थी कि बेनजीर ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। पाकिस्तान की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए बेनजीर आतंकवाद का समर्थन करती रहीं, लेकिन बाद में एक दिन इसी आतंकवाद ने बेनजीर की जान ले ली। 2007 के आखिरी महीने में पाकिस्तान में आम चुनाव का ऐलान हुआ था। बेनजीर भुट्टो पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रही थी। 27 दिसंबर 2007 लियाकत हुसैन पार्क, रावलपिंडी, पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो की सभा लियाकत पार्क में हो रही थी। भारी भीड़ के बीच बेनजीर ने जोशीला भाषण दिया। लोगों को जोश दिलाने के लिए बेनजीर ने अपने भाषण में 17 बार अपने पिता का नाम लिया। हजारों लोग लियाकत पार्क में जुटे थे। मेरे भाइयों, ये हुकूमत संभाल नहीं सकती। रैली खत्म कर बेनजीर लियाकत पार्क से लौटने लगे। सफेद लैंड क्रूजर पर सवार बेनजीर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रही थी। इसी बीच बेनजीर की गाड़ी के करीब खड़े एक शख्स ने एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चंद सेकंड में ही इस शख्स ने खुद को उड़ा लिया। फायरिंग और ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। बेनजीर को 3 गोलियां लगी थी। हमले के 34 मिनट बाद बेनजीर को अस्पताल पहुंचाया गया। शाम 5:50 पर डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बेनजीर दम तोड़ चुकी थी। आखिरकार शाम 6:16 पर डॉक्टर्स ने बेनजीर को मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही भुट्टो खानदान का एक और वारिस गोली का शिकार हो गया। बेनजीर अक्सर कहा करती थी उनके 3 रोल मॉडल हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, जॉन ऑफ आर्क और इंदिरा गांधी। 28 दिसंबर को बेनजीर को लरकाना के गढ़ी खुदा बख्श में दफन कर दिया गया। इसके साथ ही पूरब की बेटी कहलाने वाली बेनजीर की कहानी का आखिरी अध्याय भी खत्म हो गया। पाकिस्तान की राजनीति में भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले शख्स का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। वही जुल्फिकार अली भुट्टो जिन्होंने नारा दिया था 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ाई करेंगे, घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। आज वही जुल्फिकार अली भुट्टो उन नीतियों के लिए गुनहगार साबित हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जहरीली तकरीरें होती थी, नफरती अल्फाज होते थे। इसलिए पाकिस्तान के करीब 7.5 दशक की तारीख में भुट्टो खानदान की राजनीति का रसूख कभी कम नहीं हुआ, जिसकी शुरुआत भुट्टो खानदान के कराची में पैर रखने के साथ ही हो जाती है। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। जुल्फिकार को भारत से नफरत विरासत में मिली थी, जिसकी धार को भुट्टो ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद और पैना किया। आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा। बचपन के दिनों से ही भुट्टो के दिलो दिमाग पर पाकिस्तान का आइडिया छाया हुआ था। पाकिस्तान के ज्यादातर मुस्लिमों की तरह भुट्टो के जहन में भारत के खिलाफ बेतहाशा जहर भरा था। भुट्टो भारत को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1943 में जब भुट्टो 15 साल के थे, तब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को
खत लिखा था। मुसलमानों को यह महसूस करना चाहिए कि हिंदू कभी भी हमारे साथ एकजुट नहीं हो सकते हैं और ना ही कभी एकजुट होंगे। वे हमारे कुरान और हमारे पैगंबर के सबसे घातक दुश्मन हैं। पाकिस्तान के लिए भारत से हर तरह की दुश्मनी मोल लेने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो कैसे सबसे बड़े विलेन साबित हुए, ये जानना भी जरूरी है। बात दिसंबर 1971 की है। सर्दी शबाब पर थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के माथे से पसीना टपक रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में आजादी के लिए जंग छिड़ दी। भारत भी पूर्वी पाकिस्तान के साथ था। शेख और भारत की जुगलबंदी से पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे। 15 दिसंबर 1971 यूएन जनरल असेंबली, यही तारीख थी जब पाकिस्तान के गुहार लगाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। जुल्फिकार अली भुट्टो तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। उस वक्त तक ढाका का पाकिस्तान के कब्जे से निकलना तय हो चुका था। यह एहसास होते ही तिलमिलाते हुए भुट्टो ने कहा था, अगर ये संस्था कुछ कर नहीं सकती तो मैं यहां अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मैं वापस अपने देश जाऊंगा। भारत आज अपनी सैन्य सफलता के नशे में है, लेकिन हम उससे 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, उसे उसकी औकात दिखाएंगे। इसके बाद भुट्टो ने अपना भाषण बंद कर दिया, अपने नोट्स फाड़े और चैम्बर से बाहर निकल गए। I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. लेकिन दुनिया की बड़ी पंचायत में जुल्फिकार के तेवरों ने उन्हें पाकिस्तान के एक तबके का हीरो बना दिया। लेकिन इसके 2 साल बाद ही जुल्फिकार को अपने मुल्क की हैसियत पता लग गई। इसके ठीक बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और 1972 में भारत आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौते पर साइन किया। यह समझौता कहता है कि कश्मीर का मसला दोनों देश आपस में बातचीत करके हल करेंगे। भुट्टो के मिसेस गांधी से पर्सनल संबंध भी थे। कहा जाता है कि ये लोग उसी पीरियड में इंग्लैंड में पढ़ते भी थे और वहाँ से भी जानते थे। और दूसरी बात ये कि उनका एक महत्वपूर्ण शिमला एग्रीमेंट है 1972 में, जिसमें 90,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे PW वो भारत से रिपैट्रिएट हुए। और दोनों ने तय किया था शिमला एग्रीमेंट में कि जो मसले हैं भारत और पाकिस्तान के, ये 2 पक्षीय हैं, बाइलैटरल रिलेशन है। जिसके बाद भुट्टो खानदान की सियासत लगातार परवान चढ़ती रही। जुल्फिकार अली 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले जनरल अयूब खान के शासनकाल में विदेश मंत्री रहे थे। अयूब खान से मतभेद होने पर 1967 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाई। 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी रात को भुट्टो का तख्तापलट हो गया। तानाशाह जियाउल हक ने भुट्टो की गद्दी छीन ली। भुट्टो को जेल भी भेज दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के आखिरी दिन जेल की काल कोठरी में बीते। 4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी, पाकिस्तान। यही तारीख थी जब तानाशाह जियाउल हक ने रावलपिंडी की जेल में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी खत्म हो गई। लेकिन इससे पहले तक जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के साथ किसी भी दोस्ताना रिश्ते या समझौते का विरोध करते रहे। वो जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में ट्रेंड आतंकियों को भेजा। इतना ही नहीं, 1966 में ताशकंद समझौते का भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने विरोध किया था। भारत से नफरत की भुट्टो की विरासत को उनकी बेटी बेनजीर ने आगे बढ़ाया, तो अब उनके नाती बिलावल आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसकी जड़ें कहां हैं, इसकी पूरी कहानी आगे बताएंगे। जैसे कोई शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरता है, कुछ उसी तरीके से पाकिस्तान की आर्थिक सेहत, वहां का लोकतंत्र दिन ब दिन नीचे उतरता चला गया पटरी से। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह नजर आती है वो है भारत के खिलाफ दुश्मनी। और इस सोच को, इस नफरती सोच को आगे बढ़ाने का काम सबसे ज्यादा भुट्टो खानदान ने किया। और यह रवायत कोई एक पीढ़ी की नहीं है, बल्कि पिछली 4 पीढ़ियों से पाकिस्तान में भुट्टो खानदान की यही सोच रही है। इसकी शुरुआत की थी शहनवाज भुट्टो ने, वही शहनवाज भुट्टो जिन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची थी। 15 अगस्त 1947 जूनागढ़, गुजरात। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस दिन जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला करके भारत सरकार को सख्ते में डाल दिया।
जूनागढ़ का पाकिस्तान से मिलने का मतलब था कि 3,337 स्क्वायर मील जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता और जूनागढ़ की तब की 6,70,000 आबादी पाकिस्तान के हाथों मोहरा बन जाती। 15 सितंबर 1947 आखिर वो दिन आया जब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में जुड़ने को लेकर करार भी कर दिया। ये सब तब हुआ जब नवाब के खिलाफ एक्शन लेने को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल समेत तमाम बड़े नेता चर्चा ही कर रहे थे। आवाज पढ़ने थे या उसका इलाज कराएं? पावर्स जो थे, जो वेस्ट करते थे, हिज हाइनेस नवाब महाबत खान जी, देन रूलर ऑफ जूनागढ़ स्टेट, उनने वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए पाकिस्तान के साथ 15 सितंबर को एक इलाके के ऊपर दस्तखत किए। तब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को एक रहस्य बड़ा परेशान किए हुए था और वो ये था कि जूनागढ़ का तत्कालीन नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तो जानवरों का शौकीन है, नाचने गाने और संगीत की महफिलें सजाने का शौकीन है। फिर उसे अचानक पाकिस्तान के साथ मिलने की क्या सूझी? साजिश और शक की सुई जिसे एक शख्स की तरफ घूमी, वो नाम था शाह नवाज भुट्टो, तत्कालीन जूनागढ़ रियासत के दीवान यानी उस दौर में जूनागढ़ के आखिरी प्रधानमंत्री। उन्हीं शाह नवाज भुट्टो के बेटे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। जुल्फिकार की बेटी थी बेनजीर भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री रही। और उन्हीं बेनजीर के बेटे हैं बिलावल भुट्टो, जो आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री। वही शाहनवाज भुट्टो हिंदुस्तान से छल कर रहे थे। वो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की पटकथा लिख चुके थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।